Hey friends, are you all ready to start the strange reborn journey? तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 33, सिद्धार्थ की वार्निंग, डोंग डोंग का गुस्सा, वेदांत और आर्या की दोस्ती और मलेशिया ट्रिप। अगर इस बार भी आने से मना कर दे तो दूसरी बार रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जिसको आना है आए और नहीं तो यहीं पर रहे। सिद्धार्थ ने थोड़ा गुस्से में कहा और फिर वहां से ऋतिक की कार की तरफ बढ़ गया। अब बारिश भी धीरे धीरे तेज होने लगी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें उन सभी को भिगो रही थी। सिद्धार्थ को कार की तरफ बढ़ते हुए देखकर ऋतिक और अर्नव भी अब अपने कार की तरफ जाने लगे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के ऐसे रवैये को देखकर मारिया को बहुत चिढ़ आ रही थी और साथ में गुस्सा भी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन गुस्से की वजह से लाल हुआ उसका चेहरा तो उन ठंडी बूंदों को जैसे पूरी तरह से नकार रहे थे। मारिया गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए सोची, पता नहीं खुद को क्या समझता है ये। एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में रखता हो। इससे तो मैं अपने कार और फोन का पैसा वसूल करके ही रहूंगी। ऐसा सोचकर मारिया ऋतिक के कार की तरफ बढ़ रहे सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और जोर से चिल्लाकर गुस्से भरी आवाज में ही उसे पुकार कर बोली, ओए अमीरजादे, एक तो तुम्हारी वजह से मेरे कार और फोन का अंतिम संस्कार होकर उसकी अस्थियां पानी में बह रही है, और तुम इन सब का कंपनसेशन दिए बिना ही यहाँ से जा रहे हो। ऐसा कहकर मारिया फुल एटीट्यूड में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को बाजू में फंसाकर खड़ी हो गई। और वही जब सिद्धार्थ ने उसके इन बातों को सुना तो वो चलते हुए ही अचानक रुक गया और फिर मारिया की तरफ मुड़कर अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और मारिया की तरफ फेंकते हुए चेहरे पर कोई भाव लाए बिना रूड वॉइस में बोला, इसमें से तुम्हें जितना भी कंपनसेशन चाहिए ले लेना। ऐसा कहकर वो दोबारा मुड़कर कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने जो कार्ड मारिया की तरफ फेंका था वो इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही सिद्धार्थ अपने बातों को कहकर जाने लगा, मारिया तेज कदमों से चलते हुए उसकी तरफ आई और नीचे पड़े हुए कार्ड के ऊपर पैर रखकर खड़ी होते हुए गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। तुमने मेरा जो नुकसान करवाया है बस उसी का कंपनसेशन चाहिए, और ये तुम्हें कैसे देना है इसका मैनेज भी शायद तुम्हें नहीं पता। ऐसा कहकर मारिया कुछ ही दूरी पर खड़े अभय की तरफ उसी गुस्से भरी नजरों से देखी और फिर पैदल ही वहां से जाने लगी। तो वही दूसरी तरफ जैसे जैसे मारिया इन सब बातों को कह रही थी उसके हर एक वाक्य के साथ सिद्धार्थ की मुठियां भी गुस्से में कसती जा रही थी। और जब मारिया वहां से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने अभय की तरफ देखते हुए कुछ ज्यादा ही सख्ती से वार्न करते हुए कहा, याद रख अभय, तू यहाँ पर है बस इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन आइंदा से अगर वो मेरे सामने भी आई और तू वहां पर ना रहा तो इसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना। ये बोलकर सिद्धार्थ तेज कदमों से कार के पास आया और दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए उस डोर को जोर से बंद कर दिया। इसके बाद वो अकेले ही ऋतिक के कार को लेकर वहां से जाने लगा, जिसे जाते हुए देखकर अभय एक गहरी सांस लेते हुए एक नजर दूर जाती हुई मारिया की तरफ देखकर सोचा, जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन इतना ज्यादा भी नफरत नहीं करता हूँ तुमसे, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने आओ। ये सब कहते हुए अभय की आंखों में एक अनजाना सा फिक्र झलक रहा था, जिसका एहसास फिलहाल तो उसे नहीं था। जहां अभय अपने इन ख्यालों में गुम था, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के वहां से आगे चले जाने के बाद अर्णव ऋतिक के साथ अपने कार में बैठते हुए अभय को पुकार कर बोला, अभय जल्दी चल, तुझे पता है ना सिद्धार्थ गुस्से में क्या कर सकता है, और जब वो गुस्से में होता है सिर्फ तू ही उसे संभाल सकता है। अब जल्दी चल वरना पता नहीं वह क्या कर देगा। ऐसा कहकर अर्णव भी अपना कार स्टार्ट करके ऋतिक के साथ वहां से जाने लगा। ऋतिक के कहे बातों को सुनकर अभय ना चाहते हुए भी अपने कार के पास आया और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए काफी देर से बाहर खड़े होकर दूर जा रही मारिया को देख रहे अरविंद की तरफ देखते हुए सीरियस वॉइस में उसे पुकार कर बोला, अगर तुम्हें आना है तो जल्दी बैठो, वरना सिद्धार्थ ने मुझसे कहा नहीं है कि तुम्हें साथ लेकर आना इम्पोर्टेंट है। अभय के इस बात को सुनकर अरविंद अपने होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कार के फ्रंट डोर को ओपन करते हुए उसकी तरफ देखा और दूर जा रही मारिया की तरफ एक उंगली से इशारा करके पूछा, उस लड़की का नंबर है क्या तुम्हारे पास? ऐसा कहते हुए वो सीट पर बैठ गया और उसके सवाल को सुनकर भी अनसुना करते हुए अभय ने अपना कार स्टार्ट किया और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मारिया जो बहुत देर से बड़बड़ाते हुए डैम के ऊपर चल रही थी, बारी बारी अर्नव और ऋतिक के कार्स को अपने सामने से गुजरते हुए देखकर चलते हुए ही गुस्से में पैर पटक कर बोली, एक बार मौका मिल जाए बस फिर बताऊंगी आखिर मारिया राठौर के महंगे फोन और कार को डैमेज करने का अंजाम क्या होता है। कुछ सोचकर गुस्से में अपने मुट्ठियों को कसते हुए, पर फिलहाल मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाऊंगी। खुद को शांत करके एक गहरी सांस लेकर, कोई बात नहीं मारिया, पहले तू अपने करियर में सक्सेस हो जा, फिर तेरा भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसके बाद तू जितने चाहे उतने महंगे फोन और कार खरीद लेना, पर इन बंदरों के मुंह मत लगना।
ये कहते हुए अचानक रुक कर डोंग डोंग को याद करके रास्ते की तरफ देखते हुए डेस्परेट होकर, अब ये सीन कहाँ रह गया, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इसे। ऐसा कहते हुए मारिया वहीं पर खड़ी हो गई। इस वक्त उसने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना था, उसके कमर तक आते खुले बाल अब पूरी तरह गीले हो चुके थे। उसने जो नाइट ड्रेस पहना हुआ था वो पूरी तरह भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे, जिस वजह से मारिया का फिगर उसमें पूरी तरह रिवील हो रहा था। मारिया जो इस वक्त बारिश में भीगते हुए चेहरे पर गुस्सा लिए डोंग डोंग का इंतजार कर रही थी, तभी उसके सामने से अभय का कार गुजरने लगता है, जिसके एक साइड का ग्लास विंडो ओपन था और उस विंडो में से इस वक्त अरविंद मारिया की तरफ ही अपने होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ देख रहा था, जिसके उस अजीब से स्माइल पर मारिया की भी नजर चली गई थी। अरविंद के उस मुस्कान को देखकर मारिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कंफ्यूजन में कहा, क्या ये पागल है? मारिया के इतना कहते कहते अभय का कार उसके सामने से गुजर चुका था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अभय के कार का पीछा करते हुए कंफ्यूजन में ही थी। पर तभी उस तरफ देखते हुए मारिया की नजरें अभय के कार को क्रॉस करके उसकी तरफ बढ़ रहे एक दूसरे कार पर पड़ी, जिसे देखते ही मारिया एक चैन की सांस लेते हुए रिलैक्स होकर खुद से ही बोली, इतना ज्यादा इंतजार तो मैंने आज तक अपने रिजल्ट के आने का भी नहीं किया था जितना आज सिन के आने का वेट कर रही थी। ऐसा बोलकर वो खुद भी चलते हुए उस कार की तरफ बढ़ने लगी और बस कुछ ही देर में वो कार मारिया के ठीक सामने आकर रुक गई। जैसे ही कार रुका, कार का डोर तुरंत ओपन हुआ और डोंग डोंग अपने हाथ में अम्ब्रेला लेकर बाहर आया और जल्दी से अम्ब्रेला खोलकर मारिया की तरफ दौड़ा। मारिया इस वक्त उससे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी, इसलिए डोंग डोंग को मारिया तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। डोंग डोंग के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसके माथे पर झलक रही वो चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो अम्ब्रेला लेकर मारिया की तरफ पहुंचा, उसने पहले मारिया के सर के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ा और फिर मारिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए परेशानी भरे लहजे में बोलने लगा, मिया मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बताए बिना कहीं भी मत जाया करो, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बातों को? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो रहा था जैसे ही तुम्हारा कॉल आया और तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। तुम्हें पता भी है उस वक्त टेंशन की वजह से मेरी हालत कैसी हो गई थी। डोंग डोंग बस एक ही सांस में मारिया को डांटते हुए ये सब बोले जा रहा था। डोंग डोंग इस वक्त मारिया के ठीक सामने खड़ा हुआ था और नॉनस्टॉप उसे इतनी बुरी तरह से डांट रहा था, जिसे सुनकर मारिया अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान झलकने लगी थी। वो डोंग डोंग के डांट को सुनते हुए उसी तरह मुस्कुराकर अपने मन में सोची, हाय, डांटते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है मेरा असिस्टेंट। ये सोचते हुए मारिया अभी भी उसी तरह मुस्कुराकर डोंग डोंग की तरफ ही देख रही थी और मारिया को इस सिचुएशन में भी मुस्कुराते हुए देखकर डोंग डोंग की आंखें कंफ्यूजन से छोटी हो गई और वो बोलना बंद करके मारिया की तरफ देखा और परेशानी भरे लहजे में पोलाइटली उससे पूछा, मिया, आर यू ओके? ये सुनकर मारिया अपने हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अभी भी उसी तरह मुस्कुराकर डांग डांग की तरफ देखकर उससे बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा मेरे लिए इतना ज्यादा केयर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? थोड़ा सा रुककर छेड़ने वाले अंदाज में डोंग डोंग के बाजू पर एक हाथ से हल्का सा मारते हुए, ओह सॉरी, तुम्हारी होने वाले गर्लफ्रेंड को जेलिस फुल कर आएगी। मारिया के इस बात को सुनकर डोंग डोंग चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही नाराजगी भरे आवाज में बोला, तो फिर मुझे ऐसी कोई गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं जो मेरे और तुम्हारे दोस्ती के बीच में आए। डोंग डोंग में इतना कहा ही था कि तभी अचानक से वहां पर लाइटनिंग होने लगी, जिस वजह से एक पल के लिए उसे पूरे इलाके पर उजाला छा गया और फिर अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। ये देखकर डोंग डोंग तुरंत मारिया का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाते हुए बोला, जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाला हमें रोस्ट करने की साजिश कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो कार के पास आया और कार के फ्रंट डोर को ओपन करके मारिया की तरफ देखा और बोला, बैठ जाओ। मारिया के कार में बैठने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट करके वहां से मारिया के विला की तरफ बढ़ गया। कार ड्राइव करते हुए डोंग डोंग मारिया की तरफ हंसते हुए देखकर एक टॉवल उसकी तरफ बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, ये लो पहले अपने बालों को सुखाओ, अगर तुम्हें फीवर हो गया तो हर बार की तरह मुझे रात भर जगराता करना पड़ेगा। डोंग डोंग के इस बात को सुनकर मारिया उसके हाथ से टॉवल लेकर अपने बालों को पोंछते हुए उससे बोली, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब मारिया पहले से ज्यादा स्ट्रांग। मारिया इतना कह ही पाई थी कि तभी वो चीखने लगी, जिसे देखकर डोंग डोंग और जोर हंसने लगा और ड्राइव करते हुए ही उसकी तरफ देखकर बोला, ओ रियली, तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग लग रही हो। डोंग डोंग के इस बात को सुनकर मारिया गुस्से में उससे कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसे दोबारा छींक आ गई और इसी तरह पूरे रास्ते में मारिया छींकती रही और डॉग डॉग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता रहा। करीब 30 मिनट के बाद डोंग डोंग कार को मारिया के विला के अंदर लाया और पार्किंग एरिया में जाकर कार रोकते हुए मारिया की तरफ देखकर बोला,
हम पहुंच गए हैं। ये सुनकर मारिया, जो अभी भी चीख रही थी, वो डोंग डोंग की बात सुनकर कार का डोर ओपन करके बाहर आई और वहीं से अम्ब्रेला लेकर विला की तरफ जाने लगी, जिसके पीछे पीछे डोंग डोंग भी कार को पार्क करने के बाद लॉक करके वहां से एक अम्ब्रेला लेकर विला की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे बाद विला का डाइनिंग एरिया, जहां पर मारिया इस वक्त सोफे पर बैठकर जोर जोर से चीखती हुई सामने टीवी पर चल रहे एक्टर चार्ली चैपलिन का एक ब्लैक एंड व्हाइट म्यूट मूवी देख रही थी, जिसमें चार्ली चैपलिन का पूरा लुक हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा फनी था। नाक के नीचे छोटी सी दाढ़ी, सर पर काला टोपी, अजीब से फैले हुए पैंट, सफेद कमीज और उसके ऊपर एक लंबा सा काला कोट, हाथ में एक स्टिक और पैरों में लेदर शूज। टीवी पर चल रहा वह मूवी जिसमें चार्ली चैपलिन बर्फ के बीच में बना हुआ एक बहुत छोटे लकड़ी के घर में टेबल के सामने रखे चेयर पर किसी आदमी के साथ बैठा हुआ था, और थोड़ी ही देर में चार्ली चैपलिन ने अपने एक पैर का जूता उतारा, जिसके बाद वो उस जूते को लेकर अपने किचन में आया और फिर उस जूते को एक बर्तन में उबल रहे पानी के अंदर डाल दिया। ये देखकर मारिया अपने हाथ में पकड़े टिश्यू को पास में ही रखे डस्टबिन में फेंककर दूसरा टिश्यू लेते हुए ध्यान से टीवी की तरफ देखकर बोली, क्या ये अब उबला हुआ जूता खाएगा? ये कहने की तुरंत बाद ही मारिया को दोबारा छींक आ गई। वो अपने हाथ में पकड़े टिश्यू से नाक साफ करते हुए अभी भी बड़े ही गौर से टीवी की तरफ देख रही थी। अगले सीन में चार्ली चैपलिन ने जिस जूते को उस उबलते हुए पानी के बर्तन में रखा था, वो उस जूते को एक चिमटे से उठाकर प्लेट में रखा और फिर वो प्लेट लाकर टेबल के पास जो आदमी पहले से बैठा हुआ था उसके पास आया और वो उबला हुआ जूता उस आदमी को परोसकर उसकी तरफ नाइफ और फोर्क बढ़ाते हुए बड़े ही फनी अंदाज में उस जूते को खाने का इशारा किया। इस सीन को देखते हुए मारिया गंदा सा मुंह बनाकर टीवी की तरफ देखते हुए ही बोली, यक, एक उबला हुआ जूता, क्या सच में ये आदमी अभी उबला हुआ जूता खाने वाला है? ये बोलकर वो दोबारा टीवी की तरफ देखने लगी। तभी वो आदमी जिसे चार्ली चैपलिन ने जूता परोसा था, वो भी बिल्कुल मारिया की तरह गंदा सा मुंह बनाकर उसे परोसे गए जूते की प्लेट को अपने सामने से हटा दिया, जिसके ऐसा करते ही चार्ली चैपलिन ने बहुत ही फनी अंदाज में अपने कंधे उचकाता है और खुद ही टेबल के पास में रखे एक चेयर पर बैठकर उस आदमी को दिए हुए नाइफ और फोर्क को अपने हाथ में लेता है। इसके बाद उस जूते की प्लेट को भी अपने सामने लाकर नाइफ से जूता काटकर खाने लगता है, जिसे इस तरह से खाते हुए मारिया भी अपना मुंह खोलकर देख रही थी और तभी उसके कानों में डोंग डोंग की आवाज आई, मिया जल्दी से ये सूप पी लो, नहीं तो तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी। ये सुनकर मारिया तुरंत पीछे मुड़कर देखी तो डोंग डोंग अपने हाथों में 2 सूप से भरे बोल को एक ट्रे में लेकर आ रहा था। ये देखकर मारिया उसकी तरफ आई और उसके हाथों से उस ट्रे को लेकर सोफे के सामने रखे टेबल के ऊपर रखते हुए बोली, तुम्हें मना करने से भी तुम सुनते नहीं हो ना, मैंने तुमसे कहा था अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सोफे पर बैठकर रिमोट को अपने हाथ में लेते हुए डोंग डोंग की तरफ देखकर, इतनी रात में कौन सूप पीता है भला? मारिया के इस बात को सुनकर डोंग डोंग ने कुछ ना कहकर ट्रे पर रखे हुए एक सूप के बोल को उठाया और ट्रे में ही रखे एक स्पून को बोल के अंदर रखते हुए उस बोल को मारिया की तरफ बढ़ाकर बोला, मुझे तुम्हारे हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना मिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे तुम्हारे लिए कितना ज्यादा टेंशन होने लगती है। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मारिया ने कहा और डोंग डोंग के हाथ से उस सूप के बोल को लेकर दोबारा उसकी तरफ देखते हुए घड़ी की तरफ इशारा करके बोली, अभी टाइम देखो तुम, रात के 2 बजने वाले हैं और इस वक्त तुम मुझे सूप पिलाने की जिद पर अड़े हुए हो। उसके इन बातों को सुनकर डोंग डोंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी मारिया ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे चुप करने का इशारा करके बोली, ठीक है, मैं समझ गई, तुम मुझे ये सूप पिलाकर ही मानोगे। ये बोलकर मारिया दोबारा टीवी देखते हुए डोंग डोंग के बनाए सूप को पीने लगी और उसे सूप पीते हुए देखकर डोंग डोंग के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने भी ट्रे पर रखे हुए दूसरे सूप के बोल को हाथ में लिया और उसमें से सूप पीने लगा। इसके बाद वो दोनों ही सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह करीब 5 बजे का वक्त, राठौर विला, प्रीति का कमरा। प्रीति इस वक्त अपने मखमल बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए चैन की नींद सो रही थी। सोते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान थी। उसके कमरे में अभी भी थोड़ा धुंधला सा अंधेरा था, खिड़कियां बंद थी और दरवाजे भी। कमरे के एक साइड पर बस एक डिम लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की सी ही रोशनी फैल रही थी। तभी अचानक प्रीति के पलंग के साइड पर रखे हुए टेबल पर रखा अलार्म जोर जोर से बजने लगा और जैसे ही वो अलार्म बजा, प्रीति की आंखें कसमसाने लगी। वो अपने उल्टे हाथ से उस अलार्म को बंद करते हुए नींद भरी आवाज में ही बोली, चुप हो जा बेवकूफ। ऐसा कहने के तुरंत बाद ही उसे अचानक कुछ याद आया और वो झटके से उठकर बैठते हुए बोली, अरे नहीं, आज तो मुझे बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है। फैशन फिनाले के स्टार्ट होने से पहले ऑफिस जाकर मुझे कुछ सैंपल तैयार करने होंगे। ये बोलकर उसने अपने ऊपर ओढ़े हुए कंबल को हटाया और तुरंत पलंग से नीचे उतरकर सीधे बाथरूम में भाग गई।
10 मिनट बाद प्रीति ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और तेजी से दौड़ते हुए हड़बड़ी में अपने वार्डरोब के पास आई और उसमें अपने लिए कपड़े ढूंढते हुए बोली, यार, मुझे जल्दबाजी के वक्त कभी कपड़े क्यों नहीं मिलते। प्रीति इस वक्त बस एक वाइट टॉवल पहनी हुई थी। उसने अपने गीले बालों को वाइट टॉवल से ही बांध रखा था। वो अपने कपड़ों से भरे हुए वार्डरोब में से एक मस्टर्ड येलो कलर का शॉर्ट फ्रॉक निकाली और हड़बड़ी में ही वार्डरोब का डोर क्लोज करके दौड़ते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। इसके कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर मिरर के सामने आई और अपने बालों से टॉवल को हटाकर मिरर के सामने रखे टेबल पर रखते हुए टेबल पर ही रखे हेयर ड्रायर को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखाने लगी। वो ऐसा कर ही रही थी कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। एक मेड अपने हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स लिए हुए उसके दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैम, अभय सर ने आपके लिए भिजवाया है। उस मेड ने कहा, जिसके बातों को सुनकर प्रीति ने हेयर ड्रायर को टेबल के ऊपर रखा और फिर मेड की तरफ आते हुए उससे पूछी, क्या वो कल भी घर नहीं आया। इसके जवाब में उस मेड ने नामे सर हिला दिया। ये देखकर प्रीति ने गुस्से में कहा, पता नहीं इसे इतना क्या जरूरी काम हो जाता है जिस वजह से वह हफ्ते में एक बार घर तक नहीं आ सकता। अभी बताती हूँ मैं इसे। ऐसा बोलकर प्रीति ने उस मेड के हाथ से गिफ्ट के बॉक्स को लिया और फिर तेजी से चलते हुए अपने पलंग के पास जाकर गिफ्ट बॉक्स को पलंग पर फेंकते हुए तकिए के साइड पर रखे अपने फोन को उठाए और उसमें अभय का नंबर डायल करके फोन को अपने कान के पास रखकर अभय की कॉल पिक करने का वेट करने लगी। और फिर जैसे ही दूसरी तरफ से अभय ने कॉल उठाया तो प्रीति उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगी, भाई, कल रात को तू घर क्यों नहीं आया? कहाँ था तू? बोल, तुझमें जरा से भी फिक्र है अपने परिवार वालों के लिए? अरे छोटी माँ ने कल तेरे लिए डिनर तैयार किया था और वो रात भर तेरा वेट करती रही। मैंने तुझे पार्टी के बाद घर जाते हुए कहा था ना कि रात को घर आ जाना, फिर तू क्यों नहीं आया? यहाँ घर वाले तुझसे बहुत नाराज है। अगर तू आज भी नहीं आया तो इसके बाद क्या होगा वह मैं भी नहीं बोल सकती और इस बार तो मैं तुझे बचाऊंगी भी नहीं उनसे। प्रीति बस बेधड़क अभय को डांटते हुए ये सब बोले जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अभय इस वक्त जंगल के बीच में बने उनके सीक्रेट फार्म हाउस के एक बड़े से आलीशान रूम में पलंग पर लेटा हुआ था। उस कमरे में अभी भी हल्का सा अंधेरा था और अभय, जिसकी नींद अभी तक पूरी तरह खुली नहीं थी, वो प्रीति की बातों को सुनकर बेरुखी से जवाब देते हुए बोला, क्या तूने मुझे इतना ज्यादा डांटने के लिए फोन किया था? प्रीति, मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दे, अभय ने कहा और फिर कॉल कट करके फोन को बेड के एक साइड में फेंक कर दोबारा सोने लगा। लेकिन तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा, जिससे तंग आकर अभय चिढ़ते हुए उठकर बैठा और कॉल पिक करके दूसरी तरफ से किसी के कुछ कहने से पहले ही खुद बोलने लगा, हाँ ठीक है, आज शाम को मैं आ जाऊंगा। अभय के इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से प्रीति ने उसे वार्न करते हुए कहा, तुझे आना ही पड़ेगा और अगर तू नहीं आया तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर प्रीति ने दूसरी तरफ से खुद ही कॉल कट कर दिया और प्रीति के इस धमकी को सुनकर अभय का चेहरा सख्त हो गया और अब तक नींद भी उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को साइड टेबल पर रखकर अपने ऊपर उड़े हुए कंबल को हटाया और फिर पलंग से नीचे आकर पहले अपने स्लीपर पहने और फिर कमरे के राइट साइड पर बने एक बहुत बड़े खिड़की के पास आया। इसके बाद उसने खिड़की पर लगे हुए सफेद कर्टन को हटाया। वो विंडो बहुत बड़ी थी जो पूरी तरह कांच से बनी हुई थी। उस विंडो के साथ ही एक बालकनी भी जुड़ा हुआ था। अभय ने सबसे पहले उस ग्लास विंडो को ओपन किया और फिर चलते हुए बालकनी के किनारे पर आकर खड़े होकर सुबह के उस खुशनुमा नजारे को देखने लगा। अभय इस वक्त एक नेवी ब्लू कलर में 2 पीस नाइट सूट पहना हुआ था। सोने की वजह से उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हमेशा की तरह रहने वाला वही रौब अभी भी झलक रहा था। अभय उस नाइट सूट में भी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी हेजल ग्रीन आईज जो सुबह के उस पहर को घूरते हुए काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। अभय इस वक्त जहां पर खड़ा था उस बालकनी से सुबह का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा उसे दिख रहा था। वो फार्म हाउस जंगल के बीच घिरा हुआ एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिस वजह से अभय अभी जंगल के उस पूरे नजारे को देख पा रहा था। अब तक सुबह के 5:30 बज चुके थे, इसलिए आसमान अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। काले बादलों को हटाते हुए हल्के रुई जैसे मखमल बादल आसमान को घेरने लगे थे, जिनके बीच से आ रही सूरज की हल्की सी रोशनी उन बादलों को रंगीन बना रही थी। आसपास की जगह से तरह तरह के पंछियों की आवाजें भी आने लगी थी। शहर से दूर उनका वो विला काफी पीसफुल था। कोई भी आकर वहां पर एक सुकून भरा दिन बिता सकता था। हालांकि उस जगह का पता सिर्फ अभय, सिद्धार्थ, अर्नव और ऋतिक के अलावा उनके कुछ गिने चुने भरोसेमंद आदमियों के पास ही था। अभय जो इस वक्त बालकनी पर खड़ा हुआ था वो सुबह के नजारे को देखते हुए एक नजर आसमान की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ मुड़ा और वहीं पर बालकनी के किनारे के सहारे खड़े होते हुए अफसोस भरी आवाज में बोला, काश काश कि वो तुम ना होती मारिया। मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसी बेरुखी से बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने जो किया था वो बहुत गलत था और मैं तुम्हें इसके लिए इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकता।
अभय ने कहा और उदास होते हुए मारिया के साथ बीते लम्हों को याद करने लगा। फ्लैशबैक, राठौर विला, गार्डन एरिया। 16 साल का अभय, जिसकी आंखों पर इस वक्त काले रंग का एक पट्टी बंधा हुआ था, वो किसी को ढूंढते हुए बोला, प्रीति दी, मारिया कहाँ हो तुम दोनों? ऐसा कहते हुए अपने हाथों को इधर उधर घुमाकर चलते हुए उसे अपने पास से ही गुजरती हुई किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह तुरंत तेजी से दौड़कर उस तरफ आया और थोड़ा झुककर किसी को जाकर पकड़ते हुए अपने आंखों से पट्टी हटाकर हंसते हुए बोलने लगा, मारिया तुम पकड़ी गई, अब मैं और प्रीति दी दौड़ेंगे और तुम हमें पकड़ोगी। ये सुनकर अभय के सामने खड़ी 10 साल की छोटी सी मारिया, जो इस वक्त एक लाइट ब्लू कलर के ड्रेस में काफी प्यारी लग रही थी, वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए अपने दोनों हाथों को बाजू में फंसाकर नाराज की भरी आवाज में अभय से बोली, भैया आपने चीटिंग किया, आपको पहले प्रीति दीदी को पकड़ना चाहिए था। ये सुनकर अभय मुस्कुराया और मारिया के फूले हुए गाल को खींचते हुए उससे बोला, अच्छा ठीक है मेरी बहना, चलो दोबारा खेलते हैं, इस बार मैं सबसे पहले प्रीति दीदी को पकड़ लूंगा। ये सुनकर मारिया के होठों पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से अभय के हाथ से उस काले पट्टी को लेती है और फिर से अभय के आंखों पर बांधकर वहां से दूसरी तरफ भागने लगती है। फ्लैशबैक एंड। अभय इन सारी बातों को सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिस आवाज को सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया और बालकनी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभय दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोला और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गया। वो उसी तरह सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या काम है तुम्हें, यहाँ पर क्यों आए हो? अभय के सामने इस वक्त अरविंद खड़ा हुआ था, वो भी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए। अभय ने जैसे ही उससे सवाल पूछा तो वो सीधे उसके कमरे के अंदर जाकर पलंग पर बैठते हुए अभय की तरफ देखकर बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, बस इसीलिए आ गया। क्या पूछना है तुम्हें? अभय उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, जिसे सुनकर अरविंद अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और चलते हुए अभय के पास आकर उसके ठीक सामने खड़े होकर चेहरे पर सीरियसनेस लाकर अभय की आंखों में देखते हुए बोला, कल रात से पहले तक मैं अभय और शायद तुम तीनों के भी दुश्मनों में से एक था, इसी वजह से तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि जब मैं किसी चीज को पाने का सोच लेता हूँ तो उसके लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? अरविंद के बातों को सुनते हुए अभय ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में पूछा, जिसका जवाब देते हुए अरविंद थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, उस लड़की को चाहता हूँ जो कल रात वहां पर थी, और बहुत ज्यादा डिटेल्स निकालने के बाद मुझे पता चला कि वो तुम्हारी छोड़ी हुई बहन है। ये सुनकर अभय उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए दांत भेजकर वार्निंग भरे लहजे में बोला, एक बात तू भी याद रख, वो अभी भी मेरी बहन है, और अगर तूने उसके साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे लिए मुझसे बुरा यहाँ पर और कोई नहीं होगा। अभय के इस बात को सुनकर अरविंद के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने एक नजर अभय की गुस्से भरी आंखों को देखा और फिर उसके कमरे से जाते हुए बोला, अगर तुम मुझे रोक सकता है तो रोक ले। ऐसा बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया और उसके जाते ही अभय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और फिर तेज कदमों से चलकर पलंग के पास रखे टेबल के सामने आकर खड़ा हुआ और उसके ऊपर रखे अपने फोन को उठाकर उसमें किसी का नंबर डायल करके फोन को अपने कान के पास रखा। एक रिंग के बाद ही किसी ने दूसरी तरफ से कॉल पिक कर लिया और बोला, हाँ बॉस बोलिए क्या काम है? इसी वक्त से मारिया के ऊपर नजर रखना शुरू करो और अगर उसके आसपास भी तुम्हें अरविंद नजर आए तो मुझे इस वक्त इन्फॉर्म करना, गॉट इट? अभय ने कहा, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, ओके बॉस। ये सुनकर अभय ने कॉल कट कर दिया और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ सुबह के 6 बजे सिंघानिया विला, जहां आर्या अपने कमरे में पलंग के ऊपर मजे से पैर फैलाकर सो रही थी। उसका कंबल फर्श पर पड़ा हुआ था और तकिया सर की जगह पैर के नीचे था। पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, बस एक कोने में हल्की सी डिम लाइट की रोशनी झलक रही थी। सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और पर्दों से ढके हुए थे, लेकिन तभी अचानक से आर्या के कमरे का दरवाजा खुला और काव्या हड़बड़ी में कमरे के अंदर जाकर जल्दी से आर्या की तरफ जाते हुए बोली, हे भगवान, ये अभी भी सो रही है। ऐसा कहकर वो आर्या के पलंग के पास आई और नीचे पड़े कंबल को उठाकर पलंग के एक साइड पर रखते हुए बोली, आजकल इसके पर्सनैलिटी के साथ सोने का तरीका भी बदलने लगा है। ऐसा कहकर वो आर्या के कंधे पर थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोली, आर्या, आर्या उठो जल्दी, उठो आर्या। अचानक काव्य की आवाज को सुनकर आर्या ने नींद में ही कसमसाते हुए अंगड़ाई लेकर कहा, कभी मुझे अभी नहीं उठना है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ऐसा कहकर आर्या दोबारा सोने लगी, लेकिन तभी दोबारा काव्या उसे जगाते हुए बोली, नहीं आर्या उठो, वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे है हमारा कॉलेज का, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी उठो। ये सुनकर आर्या ना चाहते हुए भी उठकर बैठी और नींद भरी निगाहों से काव्य की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद रेडी होकर नीचे आती हूँ। ठीक है।
मगर जल्दी आना, रविंद्र पापा नीचे वेट कर रहे हैं। ऐसा कहकर काव्या आर्य के रूम से बाहर आ गई और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए खुद से ही बोली, कॉलेज के बाद कल के लिए भी मुझे आर्य का शेड्यूल तैयार करना होगा, सब कुछ पहले से तैयार रखूंगी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए वो अपने कमरे के अंदर चली गई। तुम वही दूसरी तरफ काव्य के जाने के बाद भी आर्य अभी तक अपने पलंग के ऊपर ही बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही सो रही थी, लेकिन फिर उसने किसी तरह अपने नींद भरी आंखों को खोलने की कोशिश की और गिरते पड़ते हो पलंग से उतरकर स्लीपर पहनी, इसके बाद अपने बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे बाद सिंघानिया विला का डाइनिंग एरिया। रविंद्र जी इस वक्त डाइनिंग एरिया में रखे हुए सिंगल सोफे पर हाथों में चाय के कप लिए हुए बैठे थे, जिससे कुछ ही दूरी पर रखे दूसरे सोफे पर काव्या कॉलेज के लिए तैयार होकर बैठी हुई थी। उन दोनों के अलावा 4 मेड्स भी वहां पर अपना काम कर रही थी। काव्या ने एक व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसके नेक एरिया में सिल्वर डिजाइन थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और होठों पर हल्का सा लिप बाम। इस पूरे लुक के साथ काव्या बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो अपने लेफ्ट हाथ में पहने हुए वॉच में टाइम देखकर रविंद्र जी की तरफ देखते हुए उनसे बोली, रविंद्र पापा, 7 बज गए, ये आर्य अब तक आ क्यों नहीं रही है? सोफे से उठते हुए, मैं जरा देखकर आती हूँ कि वो अब तक क्या कर रही है। ये बोलकर काव्या सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाई ही थी कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही काव्या पर पड़ी। आर्या, जिसने इस वक्त एक फश कलर के लॉन्ग फिटेड वन साइड कट कुर्ती के साथ ब्लू टाइट जीन्स पहनी थी, वो तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने बालों को नीचे से कव लुक देकर खुला छोड़ा था और चेहरा बिल्कुल सिंपल था, बस आंखों में आईलाइनर और मस्कारा के साथ होठों पर हल्का सा लिप बाम ही था। इसके अलावा उसने अपने लेफ्ट हाथ और गले में गोल्डन चोकर पहना था, जिसमें स्टार्स लगे हुए थे, और उसने अपने पैरों में व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में शूज पहने थे। आर्या का लुक इस वक्त इंडो वेस्टर्न लग रहा था और इस लुक में वो काफी प्रीटी और स्टाइलिश भी लग रही थी। वो किसी तरह हड़बड़ा कर सीढ़ियों से नीचे आई और रविंद्र जी की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट भरे आवाज में बोलने लगी, पापा, मैं कैंटीन में जाकर नाश्ता कर लूंगी, आप टाइम पर खाना खा लेना। एक नजर काव्या की तरफ देखकर हड़बड़ाहट में वहां से जाते हुए, चलो कवि, ये बोलकर आर्या विला से बाहर आ गई और उसके पीछे पीछे काव्या भी बाहर आ चुकी थी। इसके बाद वो दोनों उनके कार में वहां से अपने कॉलेज की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ डोंग डोंग मारिया के विला से दौड़ते हुए निकला। उसके राइट हाथ में इस वक्त मारिया और उसका कॉलेज बैग था। डोंग डोंग इस वक्त व्हाइट टी शर्ट और लाइट ब्लू बैगी जीन्स के साथ ब्लू कलर में जीन्स के फैब्रिक का ही एक जैकेट पहना था, जिसके दोनों तरफ चेस्ट एरिया में पॉकेट लगे हुए थे। उसने अपने पैरों में व्हाइट शूज पहने थे और उसके लेफ्ट हाथ में एक स्मार्ट वॉच था। उसके सिल्की हेयर्स डिसेंट लग रहे थे, पर फिलहाल दौड़ने की वजह से हवा से टकराकर उसके माथे पर बिखर रहे थे। इस ड्रेसिंग सेंस के साथ वो बहुत ज्यादा कैजुअल और गुड लुकिंग लग रहा था। वो हड़बड़ी में दौड़ते हुए पार्किंग एरिया में आया और वहां पर रखे कारों में से एक कैब्रियोलेट कार के सामने आकर उसमें दोनों के बैग को रखा और फिर इसके बाद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उस पार्किंग एरिया में सबसे ज्यादा महंगा इस वक्त वही कार लग रहा था। कैब्रियोलेट एक प्रकार की कार है जिसकी छत को पीछे मोड़ा या हटाया जा सकता है, जिससे यह एक कन्वर्टेबल कार बन जाती है। उसने कार स्टार्ट किया और फिलहाल डोंग डोंग ने कार को पार्किंग एरिया से निकालते हुए कार के छत को हटा दिया था। वो कार लेकर विला के सामने आया और विला के दरवाजे की तरफ देखकर मारिया को चिल्लाकर बुलाते हुए बोला, मिया, जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। डोंग डोंग के ऐसा कहते ही विला के गेट से बाहर आते हुए मारिया ने कहा, मुझ पर मत चिल्लाओ, विला का डोर बंद करते हुए। कल रात को तुमने मुझसे कन्वेंस की थी गेम खेलने के लिए, जिस वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। डोर लॉक करने के बाद चाबी को अपने हाथ में लेकर विला की सीढ़ियों से नीचे आते हुए, और ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम पहले ही कह देते कि आज से हमें कॉलेज जाना है तो मैं जल्दी सो जाती ना। ऐसा कहते हुए मारिया तेज कदमों से चलकर कार की तरफ बढ़ने लगी। मारिया इस वक्त ब्लू बूटकट जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसके कॉलर के साइड से शोल्डर कट था। शर्ट के स्लीव्स के बटन लगे हुए थे और कॉलर बटन भी लगा हुआ था। उसने शर्ट को सही तरह से इन कर रखा था। इसके साथ उसने पैरों में व्हाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के शूज पहने थे, जिसमें बस गोल्डन कलर की 2 लकीरें ही थी। इसके अलावा उसके बाल स्ट्रेट और खुले हुए थे। फिलहाल उसने होंठों पर लिप बाम के अलावा और कुछ भी वेयर नहीं किया था, पर इस लुक में वो काफी स्टाइलिश जरूर लग रही थी। मारिया लगभग दौड़ती हुई कार के पास आई और कार के फ्रंट डोर को ओपन करके अंदर सीट पर बैठ गई। मारिया के कार में बैठते ही डोंग डोंग ने तुरंत कार को विला से बाहर निकाला और कॉलेज की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ सुबह के करीब 8 बजे IMDC इंटरनेशनल मल्टी डिग्री कॉलेज।
जहां पर अमीर से लेकर गरीब पेरेंट्स के भी बच्चे पढ़ते थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि जो अमीर लोग होते थे वो ज्यादातर पैसे देकर क्वालिफाई करते थे और बाकी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अपनी दम पर एग्जाम लिखकर ही इस कॉलेज में एंट्री लेते थे। सुबह के 8 बजे से ही कॉलेज के एंट्रेंस से स्टूडेंट की एंट्री स्टार्ट हो गई थी, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स अपने कार में आ रहे थे तो कुछ बाइक में और कुछ अपने साइकिल्स के साथ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स चलते हुए ही आ रहे थे। आईएमडी कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था, जिसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज के अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। कैंपस में टोटल 21 7 फ्लोर वाले बिल्डिंग थी। इन सब में 20 बिल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए थे और बाकी बचा एक बिल्डिंग जहां पर लाइब्रेरी, चेंजिंग रूम और कैफेटेरिया था। कॉलेज के चारों तरफ फ्लावर्स और ग्रीन प्लांट्स के गार्डन थे और एक साइड पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, जहां पर हर तरह के गेम के लिए प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे। ग्राउंड से कुछ ही दूरी पर एक स्विमिंग हाउस बना हुआ था जहां स्विमिंग क्लासेस होती थी। और कॉलेज के कैंपस एरिया में एक ऐसी जगह भी थी जहां पर ज्यादा लोग नहीं जाया करते थे। उस जगह का माहौल थोड़ा सा डरावना लगता था, लेकिन अगर कोई थोड़ी देर अकेले में रहना चाहे तो वो जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनके छांव की परछाई हमेशा उस जगह को ठंडा रखती थी। उन पेड़ों के नीचे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ बेंच भी रखे हुए थे। वहां से स्कूल का प्लेग्राउंड और कुछ हद तक स्कूल का पिछला हिस्सा नजर आता था। कुछ देर बाद कॉलेज का एंट्रेंस गेट, जहां से इस वक्त एक काफी महंगा कार अंदर आ रहा था। उस कार को देखकर कुछ लड़के और लड़कियां एक साइड पर झुंड बनाकर खड़े हुए थे और उस कार की तरफ ही बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद उन्हें पता हो कि उस कार के अंदर कौन हो सकता है। उन सबके चेहरे पर किसी को देखने के लिए एक एक्साइटमेंट झलक रही थी। एंट्रेंस गेट से अंदर जाकर वो कार एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ वहीं पर रुक गया और फिर ड्राइवर कार से बाहर आकर जल्दी से कार के पिछले डोर को ओपन करके साइड में खड़ा हो गया। डोर ओपन होते ही अक्ष बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बाहर आया और साइड में खड़ा हो गया। इसके बाद अक्ष की बहन जोया भी बाहर आ गई। उन दोनों को देखते ही कुछ ही दूरी पर झुंड में खड़े हुए लड़कियां और लड़के आह भरते हुए आपस में ही उन दोनों के बारे में बातें करने लगे। तो वहीं उनमें से किसी पर ध्यान न देते हुए अक्ष और जोया अपने अपने डिपार्टमेंट के बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। और तभी एंट्रेंस गेट से दोबारा एक काफी महंगी कार अंदर आई। कार के रुकते ही उस कार में से भी एक ड्राइवर बाहर आया और कार के बैक डोर को ओपन करके साइड में खड़ा हो गया। उस कार को देखकर वहां पर खड़े हुए सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आ रही थी, जैसे उन लोगों ने उस कार को शायद पहली बार यहां पर देखा था। डोर के ओपन होते ही अंदर से एक बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वाला लड़का बड़े ही स्टाइल से कार से बाहर आया और एक नजर अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखकर स्माइल किया, जिसे देखते ही वहां पर मौजूद सिंगल लड़कियां इस तरह से उछल पड़ी जैसे उस लड़के ने उन्हें प्रपोज ही कर दिया हो। तभी वहां पर खड़ी एक लड़की ने चिल्लाते हुए एक्साइटिंग भरी तेज आवाज में बोली, ओह यस, दिस इज द सेम सुपर मॉडल आर्यन राजपूत। उस लड़की के बातों को सुनकर वहां पर खड़ी बाकी लड़कियां भी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ अक्ष ने जब अपने पीछे खड़े स्टूडेंट्स को किसी के लिए हूटिंग करते हुए सुना, तो वो भी थोड़ा क्यूरोस होकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक गाना पहचाना सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही वो दौड़कर आर्यन के पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले लगाकर बोला, हे आर्यन, कल तू पार्टी में भी मुझसे बिना मिले चला गया था और आज यहाँ पर मेरे कॉलेज में, व्हाट द प्लेजर सरप्राइज यार। अक्ष के इस बात को सुनकर आर्यन भी उसे गले लगाकर खुशी से बोला, आई एम सो सॉरी अक्ष, वो कल मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसी के लिए एक मीटिंग था। ये सुनकर अक्ष ने कहा, चल कोई बात नहीं, आज तेरे फर्स्ट डे पर मैं तेरे लिए कैंटीन में पार्टी रखूंगा। ऐसा कहकर अक्ष आर्यन को वहां से ले जाने लगा। इसके कुछ मिनट बाद वहां पर वेदांत भी अपना कार लेकर आया और वहां से अपनी डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। और कुछ ही देर बाद वहां से स्टूडेंट की भीड़ भी हट चुकी थी। क्लासेस के टाइम हो रहे थे, इसलिए सभी जल्दी जल्दी अपने अपने डिपार्टमेंट में जाने लगे थे। इसकी थोड़ी देर बाद ही कॉलेज के एंट्रेंस गेट से होते हुए आर्या का कार अंदर आया और जैसी कार का ब्रेक लगा, काव्या और आर्या हड़बड़ाते हुए कार से निकले और वो दोनों भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगे। आर्या के जाने के लगभग 4 मिनट बाद डोंग डोंग फुल स्पीड में कार को चलाते हुए एंट्रेंस से अंदर आया और एक जोरदार ब्रेक के साथ कार को रोककर मारिया की तरफ देखते हुए बोला, मिया मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम अपने क्लास में जाओ। ये सुनकर मारिया ने बस हाँ में सिर हिलाया और हड़बड़ाते हुए कार से निकलकर अपना बैग उठाए और वहां से जाने लगी। इसके बाद डोंग डोंग भी कार लेकर पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। मारिया अपने हाथ में बैग लेकर दौड़ते हुए अपने क्लास की तरफ जा रही थी। वो उसी तरह आगे बढ़ते हुए खुद पर ही गुस्सा कर कर बोली, आलसी कहीं की, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, कहीं पर भी सही वक्त पर पहुंचना शायद मेरे फितरत में नहीं है। मारिया अपने क्लास के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहां पर लगे स्पीकर्स में से प्रिंसिपल ने अनाउंस करते हुए बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है और शायद इस बार के अनाउंसमेंट को सुनकर आप उछल ही पड़ेंगे। तो इससे पहले कि आप लोग उछलकर हमारे क्लासरूम के बिल्डिंग को तोड़ दे, इससे बेहतर होगा कि आप सब इसी वक्त प्लेग्राउंड में इकट्ठे हो जाए। इस अनाउंसमेंट को सुनकर मारिया वहीं पर रुक गई और मुंह बनाते हुए उस ऊपर लगे स्पीकर की तरफ देखकर उस स्पीकर को ही चिढ़ाकर बोलने लगी। क्या बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। मुझे पता है मोटी छिपकली हर बार की तरह इस बार भी एक घटिया सा जोक सुनाकर हमें बोलेगी कि हम जा रहे हैं हमारे शहर की सबसे बड़े वाटर पार्क में, और फिर वही यही कॉलेज के आसपास कहीं के गड्ढे में लेकर जाकर बोलेगी आ गए हम वाटर पार्क। ऐसा कहते हुए मारिया का एटीट्यूड काफी फनी लग रहा था। ये सब बोलकर उसने अपने बैग को सही से पकड़ा और फिर उसी तरह मुंह बनाकर ग्राउंड की तरफ जाने लगी। मारिया के वहां से जाते ही दीवार के दूसरी तरफ खड़े आर्यन और अक्ष, जो इस तरफ कुछ देर पहले आ रहे थे लेकिन मारिया के बातों को सुनकर वही दीवार के पीछे रुक गए, और फिर जैसे ही मारिया वहां से गई, अक्ष जोर जोर से हंसते हुए बाहर आया और आर्यन की तरफ देखकर बोला, तुम शायद मिले होगे कल पार्टी में इस लड़की से, पता है कल के बाद से ही ये मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। ऐसा कहते हुए अक्ष मारिया जिस तरफ गई थी उसी तरफ जाने लगा। तो वही आर्यन के चेहरे पर भी मारिया के बातों को सुनकर एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वो भी अक्ष के पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में सोचा, तुम्हारी हरकतें तो इन 6 सालों में और भी ज्यादा क्यूट हो गई है। दूसरी तरफ आर्या भी अभी तक अपनी क्लास में पहुंची नहीं थी, क्योंकि काव्य का डिपार्टमेंट आर्या के डिपार्टमेंट से अलग था, इसलिए इस वक्त आर्या अकेली ही अपने क्लास की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट सुना तो वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर वहां से ग्राउंड की तरफ जाते हुए गुस्से में बोलने लगी, एक तो इन लोगों ने मेरे डिपार्टमेंट को सबसे फर्स्ट फ्लोर पर बनवाया है, जहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा टाइम बीत जाता है, और अभी दोबारा ये कह रहे हैं कि मैं इस बिल्डिंग से नीचे आकर ग्राउंड में जाऊं। अगर मुझे एक मौका मिलता ना तो सबसे पहले मैं इस तरह के अजीबोगरीब अनाउंसमेंट करने वाले के मुंह में ढेर सारा पेपर ठोस के रख देती। ऐसा कहते हुए आर्या ने दीवार की तरफ से एक टर्न लिया और तभी उसकी टक्कर वेदांत के साथ होते होते बची। वेदांत भी अनाउंसमेंट को सुनकर ग्राउंड की तरफ ही जा रहा था। इस वक्त आर्या जिस फ्लोर पर थी वहां पर बाकी कोई स्टूडेंट नहीं थे, सभी दूसरी तरफ से ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। तो वही जब वेदांत ने आर्या को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी का भाव आ गया, जिसे आर्या ने भी महसूस कर लिया था, और वह ये भी समझ चुकी थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह वेदांत की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाकर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए उससे बोली, आई नो कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन अगर तुम इस बात के लिए गिल्टी फील करते रहे तो हमारे बीच में कभी दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे मिस्टर वेदांत? आर्य के इस बात को सुनकर वेदांत एक पल के लिए चौंक गया और हैरानी भरी नजरों से बस खामोश होकर आर्य की तरफ ही देखने लगा। जिसे खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर आर्य उसकी आंखों के सामने अपने दूसरे हाथ को घुमाते हुए उसी तरह मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ, कहीं कोमा में तो नहीं चले गए? आर्य के ऐसा कहने पर वेदांत अपने होश में आते हुए बोला, नहीं वो बस मैं, तुम मुझसे दोस्ती करोगे कि नहीं? वेदांत की बात पूरी होने से पहले ही आर्य अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उससे पूछी, जिसे सुनकर वेदांत के होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपना एक हाथ आर्य के हाथों से मिलाकर उसे बोला, आई एक्सेप्ट योर फ्रेंडशिप। ये सुनकर आर्य ने खुशी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो ठीक है, फिर इसी खुशी में आज तुम मुझे कैंटीन का सबसे महंगा खाना खिलाओगे। आर्य के इस बात को सुनकर वेदांत हंस पड़ा और उसी तरह हंसते हुए बोला, ठीक है। ये सुनकर आर्य मुस्कुराए और फिर वहां से ग्राउंड एरिया की तरफ जाने लगी, जिसके पीछे पीछे वेदांत भी मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देखकर आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ रही आर्य की तरफ देखकर अपने मन में सोचा, अगर फ्रेंडशिप की है तो प्यार भी करोगी, और इस बात पर मुझे यकीन है। अब जब हमारी दोस्ती हो ही गई है तो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इम्प्रेस करने की। ये बोलकर वो अभी भी आर्या की तरफ देखते हुए ही चल रहा था। कुछ देर बाद आईएमडी कॉलेज का ग्राउंड एरिया, जहां पर इस वक्त कॉलेज को सारी स्टूडेंट मौजूद थे, उन सभी का स्ट्रेंथ मिलाकर लगभग 3000 स्टूडेंट्स थे। अब तक डोंग डोंग भी प्रिंसिपल के अनाउंसमेंट को सुनकर ग्राउंड में आ गया था और वो इस वक्त मारिया के साथ ही खड़ा हुआ था। और फिलहाल मारिया अपने जानने वाले लोगों से काफी दूर ही खड़ी थी, यहाँ तक कि कॉलेज में आने के बाद से उसकी मुलाकात आर्य के साथ भी नहीं हुई थी। तभी वहां पर ग्राउंड के एक साइड पर बने हुए स्टेज पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस पद्मावती अपने भारी भरकम शरीर के साथ चलते हुए आई और माइक के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोलने लगी, स्टूडेंट, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि यह अनाउंसमेंट काफी बड़ा है और आपके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी। तो क्या आप सब इस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए तैयार हैं? उनके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने न चाहते हुए भी बेमन से अपने एक एक हाथ को हवा में उठाकर चिल्लाकर कहा, हाँ हम तैयार हैं। स्टूडेंट के बात को सुनकर मिस पद्मावती ने काफी फनी तरीके से जॉयफुल अंदाज में अपने दोनों हाथों को उठाकर तेज आवाज में बोली,
सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात पर अभी यकीन करना ही होगा कि हम आज शाम के फ्लाइट से मलेशिया के ट्रिप में जा रहे हैं। जैसे ही मिस पद्मावती ने मलेशिया कहा, सभी स्टूडेंट्स मिलकर शोर मचाते हुए होंटिंग करके कहने लगे, मलेशिया मलेशिया। और कुछ स्टूडेंट्स को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मिस पद्मावती ने अभी अभी मलेशिया ट्रिप के बारे में कहा है। उन सभी में से एक मारिया भी थी। वो तो पूरी तरह से चौंक कर बड़ी बड़ी आंखों से प्रिंसिपल को देख रही थी। और तभी प्रिंसिपल ने दोबारा अनाउंसमेंट करते हुए कहा, क्योंकि ये ट्रिप पूरे 15 डेज का है, तो आप सभी इसी वक्त अपने घर जाइए और खुद के लिए जो भी शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी लेना है वो अभी से ले लीजिए और शाम 6 o'clock से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए। इसके बाकी की डिटेल्स हम आपको कॉलेज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भेज देंगे। मिस पद्मावती के इतना कहने की देरी थी कि वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट दौड़ते हुए वहां से जाने लगे। जिन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर आर्या, जो ग्राउंड के एक कोने पर काव्य के साथ खड़ी हुई थी, वह उन लोगों को हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए बोली, इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉल में सेल लग गया हो और इन्हें सबसे पहले शॉपिंग करनी हो। आर्या के इतना कहते कहते बस कुछ ही मिनट में वह ग्राउंड खाली हो गया, पर कुछ लोग अभी भी वहां पर खड़े हुए थे और वो सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी थे। दूसरी तरफ शहर के बाहर जंगलों के बीच बना वो फार्म हाउस, जिसके डाइनिंग एरिया में इस वक्त सिद्धार्थ, ऋतिक, अर्नव, अभय और अरविंद एक एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन पांचों के हाथ में इस वक्त कॉफी का मग था और उन सभी के चेहरे पर फिलहाल तो नॉर्मल ही रिएक्शन था। ऋतिक एक सिप कॉफी पीकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तूने अचानक से कल की जगह आज ही मलेशिया जाने के बारे में क्यों सोचा? ये सुनकर सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने सोफे के साथ टेकी लेकर बैठते हुए बोलता है, वो लोग इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है जिससे उनका कोई साथी हमें उनका राज बताए और वो अपने प्लानिंग में कोई चेंजेस ना करे। अब तक तो उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि हमने टेटी को खत्म कर दिया है और इसलिए वो लोग अपने प्लानिंग में कुछ तो बदलाव लाए ही होंगे। सही कहा तूने, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने प्लान में किस तरह की चेंजेस किए हैं? अभय ने पूछा, जिसे सुनते ही तुरंत अरविंद जवाब देते हुए बोला, अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ। अचानक अरविंद के इस बात को सुनकर अभय उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, और भला तुम ऐसा क्यों करोगे? ये सुनकर अरविंद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक खास वजह है और मैं ये सब फ्री में नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए। मेरी इन्फॉर्मेशन के बदले में मुझे तुमसे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर अभय ने उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा, लेकिन तभी सिद्धार्थ अरविंद से बोला, ठीक है, तुम्हें जिसके भी बारे में जानना है मैं तुम्हें उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दूंगा और इसके बदले में तुम हमारे साथ मलेशिया चलोगे और तुम्हारे आदमियों से कहकर उन सारे ड्रग डीलर्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहोगे। इसके अलावा वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो उस ड्रग डील से कनेक्ट है। ये सुनकर अरविंद ने कहा, मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ और अपने कॉफी के मग को सोफे के सामने ही रखे टेबल के ऊपर रखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़कर उनसे बोला, तो चलो फिर चलने की तैयारी करते हैं। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया और उसके वहां से जाने के बाद अभय सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या इस पर भरोसा करना सही होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि हमारे लिए उन ड्रग डीलर्स के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अरविंद के पास मलेशिया में रहने वाले उसके बहुत ही खास आदमी है, जिन्हें इन सब डील्स के बारे में और ये डील्स कहाँ पर हो रही है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होगी, इसलिए फिलहाल उसका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ ने कहा और वो भी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ IMD कॉलेज के ग्राउंड में मारिया और आर्या ने जब एक दूसरे को वहां पर देखा तो वो दोनों आसपास किसी पर भी ध्यान दिए बिना दौड़कर एक दूसरे के पास आई और मारिया तो सीधे आर्या के कंधे पर मारते हुए उससे बोली, यार तू भी इस मोटी छिपकली के कॉलेज में पढ़ती है, पर मैंने तुझे कभी यहाँ पर नहीं देखा। ये सुनकर आर्या उसके सर पर चपत मारते हुए बोली, क्योंकि पागल लड़की, मारिया आर्या को कभी नहीं जानती थी, इसलिए तूने मुझे कभी नहीं देखा यहाँ पर। ये सुनकर मारिया हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। वह दोनों इसी तरह बातें कर रही थी कि तभी काव्या भी उन दोनों के पास आ गई। तो वही दूसरी तरफ डोंग डोंग भी अब मारिया की तरफ आने लगा था। मारिया की तरफ आते हुए डोंग डोंग की नजर उनसे कुछ ही दूरी पर अक्ष के साथ खड़ी जोया पर पड़ी। वो जोया को ही देखते हुए चलकर मारिया की तरफ आ रहा था। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। वो इस तरह इमेजिन करने लगा जैसे उसके आसपास खड़े सभी लोग गायब हो गए और वहां पर अब सिर्फ वो और जोया ही खड़े हुए हैं। उन दोनों के बाल हवा में उड़ रहे थे और ऊपर से हल्के गुलाबी रंग की गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर गिर रही थी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो चलते हुए किसी चीज से टकरा गया। ऐसा महसूस होते ही वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गया, पर अब तक देर हो चुकी थी।
वो जोया के ख्यालों में इतना ज्यादा खो गया था कि नीचे देखकर चलना ही भूल गया। वो इस वक्त ग्राउंड में लगे घासों में पानी स्प्रे करने के फाउंटेन से टकराकर गिरने लगा था, जिस वजह से उसके मुंह से हल्की चीख भी निकल गई और उसके चीख को सुनकर सभी का ध्यान उस पर चला गया। डोंग डोंग को इस तरह से गिरते हुए देखकर मारिया के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई और वो तेजी से दौड़कर डोंग डोंग की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, डोंग डोंग धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये देखकर मारिया ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ओप्स, क्या होगा जब मारिया को पता चलेगा कि डोंग डोंग जोया के ख्यालों में खोकर इस तरह से गिरा है? कैसे पता लगाएगा अरविंद मलेशिया में होने वाले उस ड्रग डीलिंग के लोकेशन के बारे में? क्या अरविंद सच में मदद कर रहा है उन चारों का, या फिर इसमें है उसकी भी कोई साजिश? क्या सच में सिद्धार्थ मारिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देने वाला है अरविंद को? और कैसा होने वाला है अब मारिया और आर्या का ट्रिप मलेशिया में? क्या मलेशिया में आर्या का अभय से और मारिया का सिद्धार्थ से दोबारा होने वाला है आमना सामना? और क्या सच में अगर मारिया दूसरी बार सिद्धार्थ के सामने आई तो सिद्धार्थ उसके साथ कुछ बुरा करेगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।